नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने मास्टर डॉक्टर सिंह हनुमान सर और पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफी ब्यूटीफुल अफॉरिजम्स लिए, जिसमें हमने समझा कि जब दो मेडिसिन इंडिकेट होती है, कंफ्यूजन होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है और उसका हल क्या है। अब आगे देखते हैं कि अफॉरिजम नंबर 170। Hence, in these, as in every case where a change of morbid state has occurred, the remaining set of symptoms now present must be inquired into. हर एक केस में, जिस केस में हमें कोई भी दवाई जब हम चॉइस करते हैं, तो पहले तो हमें ये लगती है कि ये परफेक्ट दवाई है, ये वेल चूजन दवाई है और ये परफेक्ट सिमिलिमम है, जीसीएस है या एंटीसोरिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। सब लोग अलग अलग नेम देते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ एक ही है। जब भी हम कोई दवाई पेशेंट को देते पहली बार, तब हमें यही लगता है कि ये परफेक्ट दवाई है और ये काम करेगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केस निकलते हैं जिसमें हमें फॉलोअप में, लेकिन जनरली अगर हम जनरल बात करें, तो कोई भी दवाई राइट है कि रॉन्ग, वो हमें फॉलोअप ही बताता है। तो पहली बार केस में क्या दिया, उससे ज्यादा फॉलोअप अच्छा हुआ, तो उसको समझना है कि वो दवाई ने इस केस में क्यों काम किया। तब जाके आपको दवाई की अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट में से कौन से सिम्टम लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तब तक वो अंडरस्टैंडिंग अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो सच है या झूठ वो फॉलोअप बताता है। Hence, in this case, as in every case, जहां पर कुछ पार्ट चेंज हो गया और कुछ पार्ट रह गया, the remaining set of symptoms now present must be inquired into। तो फॉलोअप में जो भी सिम्टम्स अब रह गए हैं, उसको फिर से इंक्वायरी करना ही चाहिए। And without paying any attention to the medicine which at first appeared to be the next in point of suitableness, another homeopathic medicine as appropriate as possible to the new state now before us must be selected। कि हमें ये नहीं ध्यान देना है कि पहली बार में हमने जो दो दवाई ढूंढी थी, उसमें से एक तो दे दी, अब दूसरी दे देनी है तुरंत। ऐसा नहीं करना है। अब जो नाव में, प्रेजेंट मोमेंट में हमारे सामने जो आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें केस को अंडरस्टैंड करना है, और उसमें से जो नई टोटालिटी बनती है, उससे एक नई होम्योपैथिक दवाई इंडिकेट होगी, वो हमें सिलेक्ट करनी है। इफ इट शुड सो हैपन, अगर ऐसा होता है तो, एज इज नॉट ऑफन द केस, क्योंकि ये बार बार लगातार केसेस में ऐसा नहीं होगा, कभी कभार कुछ केस में ऐसा करना पड़ता है, दैट द मेडिसिन which at first appeared to be the next best seems still to be well adapted for the morbid state that remains। तो अगर अगर कभी कभी ऐसा होगा कि, हर बार ऐसा नहीं होगा, कि अगर ऐसा होता है कि जो हमने पहली बार में दो दवाई में से एक दी थी, दूसरी टेंटेटिव में रखी थी, अगर वो दवाई इंडिकेट होती है नई जो टोटालिटी बनाई या जो नए सिम्टम, जो हमारे सामने जो स्टेट बचा है, उसको लेके हमने जो केस को अंडरस्टैंड किया, उससे अगर वही दवाई आ रही है, देन इट इज द वेरी वेरी, हम ये कह सकते हैं कि हम उस दवाई को एक कॉन्फिडेंस के साथ चॉइस कर सकते हैं और वो काम करती है फिर। तो ये नेक्स्ट बेस्ट जो हमने पहले सोच के रखा था, अगर वही इंडिकेट होती है, सो मच द मोर विल इट मेरिट अवर कॉन्फिडेंस, ये हमारे कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट अप देगा। एंड डिजर्व टू बी एम्प्लॉयड इन प्रेफरेंस टू अनदर, दूसरों की जगह हमें उसी दवाई को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये टोटालिटी में अभी भी आ रही है, तो वो दवाई को हमें सिलेक्ट करना है। 171। In non-venereal chronic disease, those therefore that arise from SORA, we often require, in order to effect a cure, to give several antisoric remedies in succession, every successive one being homeopathically chosen in consonance with the group of symptoms remaining after completion of the action of the previous remedy।
जो भी नॉन वेनेरियल क्रॉनिक डिजीज, नॉन वेनेरियल मीन्स जो एसटीडी से उत्पन्न नहीं हुए वही डिजीज, यानी कि अगर हम मोस्ट ऑफ द बात करें तो क्रॉनिक डिजीज, अगर आपने हमारी जो लेक्चर्स हुए उसको सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हनुमान सर ने क्या एक्सपीरियंस किया कि ये तो अकेले तो मिलते ही नहीं है। कौन? साइकोसिस एंड सिफिलिस। अगर अगर वो साइकोसिस और सिफिलिस की, जैसे अभी हम पहले की बात करें तो हनुमान सर से लेके आज तक लगभग 350 साल हो गए। उन इन ईयर्स में एलोपैथिक सिस्टम ने एसटीडी को इतना खत्म किया है इनअप्रोप्रिएट दवाइयों से। उससे क्या होता है? उससे कॉटराइजेशन, फिर मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस, ऑइंटमेंट्स, सल्फर ऑइंटमेंट्स, बाथ्स, मिनरल बाथ्स, और ये सब करके बाहर से इसको इतना इतना तोड़ मरोड़ दिया कि अब ये जो क्रॉनिक डिजीज है, वेनेरियल डिजीजेस, यानी कि साइकोसिस एंड सिफिलिस, ये अब उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से उसकी प्राइमरी मैनिफेस्टेशन थी। तो हनुमान सर ये कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो उसके अंदर का लेटेंट सोरा डेवलप हो जाता है, तो मिक्स माइजमेटिक पिक्चर हो जाता है, सोरा प्लस सिफिलिस या सोरा प्लस साइकोसिस, या सोरा साइकोसिस सिफिलिस हो जाता है। इन केसेस में हनुमान सर ये कहते हैं कि सबसे पहले एंटीसोरिक दवाई देनी है। चाहे मिक्स माइजमेटिक पिक्चर हो या प्योर सोरा हो, हमें शुरुआत करनी है ट्रीटमेंट की एंटीसोरिक से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें देना क्या है? शुरुआत से कोई भी केस हो तो हमें एंटीसोरिक देनी, अनटिल एंड अनलेस प्योर सिफिलिस या प्योर साइकोसिस का केस ना आए तब तक। जबकि आज के जमाने में ऐसा मिलना काफी रेयर है। तो हम 99% की बात करेंगे, 1% की बात नहीं करेंगे। 99% आर डेवलप फ्रॉम सोरा। तो ये जो सोरा की बीमारियां है, नॉन वेनेरियल क्रॉनिक डिजीज, वी ऑफन रिक्वायर इन ऑर्डर टू इफेक्ट क्योर, क्योर को इफेक्ट करने में हमें जरूरत पड़ेगी टू गिव सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज इन सक्सेशन। काफी सारे एंटीसोरिक रेमेडीज देनी पड़ेगी एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि आज एक दवाई दी तो कल दूसरी या परसों तीसरी। ऐसा नहीं हनुमान सर बोल रहे। हनुमान सर ने पहले हमें समझाया कि पहले आपको फॉलोअप लेना है, उसको प्रॉपर टाइम देना है, कि दवाई की एक्शन को प्रॉपर टाइम देना है। अगर कोई सीरियस सिम्टम या कोई ऐसे सिम्टम नहीं क्रिएट होते तो उसको टाइम देते रहना है एक्शन करने का। फिर अगर कुछ ऐसा होता है और कुछ सिम्टम चले गए, कुछ सिम्टम रह गए, तो फिर उसके लिए नई एक थॉट प्रोसेस, नई इंक्वायरी करनी होगी, जिससे हमें एक दूसरी एंटीसोरिक दवाई इंडिकेट होगी। या फिर अगर पहले ही होती है तो उसकी पोटेंसी को हमें चेंज करना है। तो ये ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि हनुमान सर क्या कहना चाहते हैं। जब तक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग नहीं करेंगे तब तक ये बातें समझ में आने वाली नहीं। Every successive one being homeopathically chosen in consonance with the group of symptoms remaining after the completion of the action of the previous remedy। पहले जो दवाई दी है उसकी एक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी ग्रुप ऑफ सिम्टम रह गए, उसकी उसकी ग्रुप ऑफ सिम्टम के आधार पे जो भी हमने बेस्ट होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी चॉइस की, उसको देते रहना है। हर बार यही करना है। तीसरी दवाई देने में भी हमें यही करना होगा, चौथी दवाई में भी हमें यही करना होगा। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि ये जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं ऐसे डिजीज, वो जनरली उसमें मिक्स्ड हो जाता है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, दैट इज आउट ऑफ एलोपैथिक मेडिकामेंट्स। उसकी वजह से काफी सारे ऐसे क्रिएशन हो जाती है डिजीज की, जो जिसको हल करना काफी डिफिकल्ट है। ऐसे केसेस में हमें ऐसा करना पड़ता है। 172, a similar difficulty in the way of cure occurs from the symptoms of the disease being too few, a circumstances that deserves our careful attention।
ऐसी डिफिकल्टी क्योर में आती है कहाँ पर, जहां पर बीमारियों में काफी कम सिम्टम मिलते हैं, जैसे वार्ड्स या हेयर फॉलिंग। उसमें कोई ज्यादा सिम्टम मिलते नहीं है पेशेंट को। तो ऐसे डिजीजेस को ट्रीट करने में, ऐसे डिजीजेस को हल करने में, या फिर गॉल स्टोन ले लो, जहां पर सिम्टोमेटोलॉजी क्रिएट हो रही है वहां पर तो हमें आसानी रहती है, लेकिन जहां पर कोई सिम्टम ही नहीं है, एक्सीडेंटली फाइंड आउट हुआ कि गॉल स्टोन है, फैटी लीवर है, तो ऐसे केसेस में हमें काफी डिफिकल्टी होती है, स्पेशली फॉर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिम्टम चाहिए और सिम्टम नहीं है, और काफी कम सिम्टम है। तो ऐसे circumstances that deserves our careful attention for by its, और ये ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हमें काफी ध्यान देना होगा, for by its removal almost all the difficulties that can lie in the way of this most perfect of all possible modes of treatment। ये सभी ट्रीटमेंट की जो भी मोड है उसमें सबसे बेस्ट और परफेक्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है तो वो है होम्योपैथी। इसमें जो भी डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्टी इसको रिमूव करने से हो जाती है, सही हो जाती है। कि जहां पर सिम्टम्स नहीं मिलते, समझ लो कि कोई जैसे हम सब माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर माइंड सिम्टम ही किसी को नहीं मिलता हो, जैसे कोई स्टूडेंट बच्चा मेरे पास सीखने आता है, उसको माइंड सिम्टम लेना नहीं आता हो, तो उसको तो डिफिकल्टी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कुछ केस में कुछ मिलता ही नहीं है। तो जहां पर कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि काफी कम मिल रहा है, वहां पर हमें काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा, जिससे कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। तो पेशेंट, हर एक पेशेंट इंडिविजुअल होता है, किसी भी, हमें कोई कोई अप्रोच को फिक्स नहीं कर सकते कि भाई मैं, मुझे इस तरीके से केस टेकिंग करना है, इस तरीके से लेना है, उस तरीके से लेना है। हम किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते, हमें ओपन रहना होगा हर एक, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल केस इंडिविजुअली ट्रीट होता है। Except that its apparatus of non-homeopathic medicines is still incomplete are removed। क्योंकि जो नॉन, अगर अगर ये एक इसमें और एक्सेप्शन है कि भाई जो होम्योपैथिक दवाइयों की जो सूची है वो काफी इनकम्प्लीट है, और उसमें काफी ऐसी दवाइयां हैं जो काफी लेस प्रूव्ड मेडिसिन है। तो ये एक तब के जमाने की बात थी। आज जैसे आगे भी मैंने बोला कि आज काफी हमारे पास काफी सारी वेल प्रूव्ड दवाइयां हैं, जिससे काफी सारे मरीज अच्छे हो रहे हैं। तो ये सब डिफिकल्टीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी अगर हम इन केसेस को बाद कर दे, तो काफी डिफिकल्टीज हल हो जाती। एफोरिज्म नंबर 173, द ओनली डिजीजेस दैट सीम टू हैव but few symptoms and not and on that account to be less amenable to cure are those which may be termed one-sided। काफी ब्यूटीफुल पार्ट चलने वाला है। जिन लोगों को ये है कि ये लोकल पार्ट अफेक्टेड है, इसमें वॉल का कोई प्रॉब्लम एक्शन नहीं है, या ये इसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं स्पेसिफिक से या उस तरीके से, तो माय डियर फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट अब होगा, तो आपको साथ में जुड़ के रहना है और हर दिन इसको सुनते रहे, तो आपकी थॉट प्रोसेस में और बदलाव आ सकता है और आप और सत्य के नजीक पहुंच सकते हैं, ट्रुथ के नजीक पहुंच सकते हैं। तो ओनली डिजीजेस दैट सीम टू हैव बट फ्यू सिम्टम्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे डिजीज है जिसमें काफी कम सिम्टम है, जैसे आगे हनुमान सर ने बोला कि काफी कम सिम्टम वाले केस भी आते हैं। एंड ऑन दैट अकाउंट टू बी लेस एनेबल टू क्योर, और इसकी वजह से उसकी क्योर प्रोसेस करने में काफी दिक्कत होती है, हमें लगता है कि ये क्योर नहीं हो सकता, आर दोज विच मे बी टर्म्ड वन साइडेड। ये ऐसे डिजीज है जिसको हम वन साइडेड डिजीज कहते हैं, बिकॉज दे डिस्प्ले ओनली वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स, क्योंकि ये एक या दो ही प्रिंसिपल सिम्टम डिस्प्ले करते हैं विच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल द अदर्स, और बाकी सब जो भी सिम्टोमेटोलॉजी आनी चाहिए वो सब ऑब्सक्योर हो जाती, धुंधली हो जाती है, हमें दिखती नहीं है। दे बिलोंग चिपली टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और इन सब को हम क्रॉनिक डिजीज में ले लेंगे, इसको क्रॉनिक डिजीज कहा जाएगा। तो
आज के दिन की लर्निंग को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।